नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। पड़ोसी राज्य में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और जल्द ही विचार विमर्श के बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोविड-19 अपनी दस्तक दे रहा है और लगातार संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसको देखते हुए बुरहानपुर जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो चुका है और जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा, जलगांव, अमरावती, महाराष्ट्र के कई शहरों से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। इसको देखते हुए बुरहानपुर की सीमा पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इसके अलावा जो बुरहानपुर या बुरहानपुर के बाहर महाराष्ट्र में विवाह समारोह हो रहे हैं, उनमें भी बारातियों की संख्या कितनी है, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लोगों की संख्या कितनी है, इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा एक बैठक बुलाई जा रही है। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से आगामी दिनों में कोरोना वायरस से बुरहानपुर को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद सख्ती से निर्देशों का पालन कराया जाएगा। देखिए, बुरहानपुर के जो पड़ोसी ज़िले हैं अमरावती और जलगांव, यहाँ पर भी केसेस बढ़े हैं। स्पेशली अमरावती में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। तो अमरावती और जलगांव की परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो बॉर्डर के आने जाने वाले रास्ते हैं उस पर भी हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग और जो पुराने उपाय है उस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। कल हम लोग जो है जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुला रहे हैं और बैठक में हम लोग तय करेंगे कि बॉर्डर पर हम लोगों को क्या चेक पोस्ट लगानी है, क्या थर्मल स्क्रीनिंग करनी है, कौन से उपाय करने हैं। साथ ही साथ शादियाँ जो हो रही है, शादियों में मध्य प्रदेश के अंदर की शादियाँ और जो बाहर से महाराष्ट्र से बारातें आ रही है उसमें व्यक्तियों की कितनी क्षमता रखेंगे, उन सभी मुद्दों पर हम लोग जो है कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में विचार विमर्श करेंगे और कल शाम को पूरा निर्णय जो है आम जनता के सामने और मीडिया के सामने आदेश के रूप में सबको निकाल के सर्कुलेट कर देंगे। चलो, यहाँ पर भी लॉकडाउन लगता था क्या? नहीं, लॉकडाउन के भी बुरहानपुर में संभावना नहीं है। अभी हमारे पास में 14 एक्टिव केसेज है जो कि बहुत ज़्यादा फिगर नहीं है और इन फिगर्स के साथ में लॉकडाउन लगाना भी संभव नहीं है। लेकिन कोविड-19 जो है वो फैले ना और स्पेशली नए स्ट्रेन को देखते हुए चिंताएं जरूर है, उस पर हम लोग कुछ उपाय करेंगे। रविवार रात को गुजराती वाणिक मोड़ समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसमें विजय शाह को विजय घोषित किया गया। रविवार को गुजराती मोड़ वाणिक समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था, जिनमें प्रेमचंद नागराज, विजय शाह और पूर्व अध्यक्ष कमलेश शाह ने अपने नामांकन भरे थे। समाज में प्रचार प्रसार के बाद 21 फरवरी को समाज की वाड़ी गुजराती मोड़ धर्मशाला में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान किया गया, जिसके बाद 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक मतगणना की गई। 9:30 बजे मतगणना के परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें समाज के नवागत अध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता वीपी शाह को चुना गया। इनमें दोनों प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए विजय शाह ने 529 वोट लेकर अपने नाम की जीत दर्ज कराई है। जैसे ही वीपी शाह के विजय होने की घोषणा हुई, समाज जनों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं जीत के बाद पहला हार विजय शाह को पूर्व अध्यक्ष कमलेश शाह द्वारा डाला गया। परिजनों और समाज के लोगों ने गरबा खेलकर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। जीतने के बाद विजय शाह ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि समाज का बड़ा मंगल परिसर बनाना, समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना और साथ ही समाज के संविधान में संशोधन करना, ये उनके मुख्य लक्ष्य हैं। समाज की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, पहले तो संविधान में संशोधन करना है, सबसे बड़ा संविधान में संशोधन। दूसरा जो है समाज के लिए मंगल परिसर बनाना है। तीसरा महिला मंडल के लिए जो है एक नया महिला उद्योग के रूप में कोई कार्य करना है, वो उससे चालू करना है। और समाज में जो ये वाड़ी में जो स्वच्छता और ये सब बना के रखना है, पारदर्शिता रखना है और सीसी कैमरे की पूरी व्यवस्था करवाना है। सीसी कैमरे से लैस करना है इसको, 24 घंटे इसकी वो रहेगी। थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक मूक बधिर किशोर के साथ क्षेत्र के एक युवक द्वारा अप्राकृतिक कृत्य किया गया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रविवार की दोपहर थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत जनता क्वार्टर में युवक ने एक 17 वर्षीय मंदबुद्धि युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, जिसकी शिकायत क्षेत्र के युवकों द्वारा थाना शिकारपुरा पुलिस को की गई, जिसके बाद थाना शिकारपुरा पुलिस ने आरोपी लखन को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शिकारपुरा के राजेश कुमार दुबे ने बताया कि क्षेत्र के एक युवक द्वारा मूक बधिर के साथ जनता क्वार्टर में अप्राकृतिक कृत्य किया गया, जिसकी शिकायत क्षेत्र के कुछ युवकों ने शाम को की। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और धारा 377 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। आगामी दिनों में बंजारा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। सम्मेलन को लेकर समाज जनों द्वारा विचार विमर्श की रूपरेखा तैयार की गई है।
बंजारा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 14 मई को अक्षय तृतीया पर होगा। समाज द्वारा कराए जा रहे इस 10वें सम्मेलन में 100 से अधिक जोड़ों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। समाजजन के अनुसार इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में करीब 4 करोड़ रुपए की बचत होगी और अन्य फिजूल खर्ची भी रुकेगी। सम्मेलन को लेकर रविवार सुबह 11 बजे ग्राम बोदली के रामदेव बाबा मंदिर में समाजजन की जिला स्तरीय बैठक हुई। अध्यक्षता जगराम महाराज ने की। बैठक में सभी गांव के समाज के वरिष्ठ और युवा शामिल हुए। सभी ने सामूहिक विवाह सम्मेलन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। निर्णय लिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन के साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बोदली के महाराजा पैलेस में अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। सम्मेलन समिति जिला अध्यक्ष अरुण पवार ने बताया कि सम्मेलन में समाजजन को सामाजिक समरसता के साथ ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश भी देंगे। खर्चीली शादी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। दहेज प्रथा को खत्म करने के साथ सम्मेलन में एकता और नशा मुक्ति के साथ ही कुरीतियों को मिटाने का संदेश भी दिया जाएगा। पिछले साल कोरोना के कारण सम्मेलन नहीं हुआ था। इस दौरान समाजजन मौजूद रहे। पिछले 10 वर्षों से जो सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, महापर्व बंजारा समाज के द्वारा जो मनाया जाता है, उसी तारतम्य में कि आने वाले सत्र में हम कैसा अक्षय तृतीया पे इस कार्यक्रम को मनाएंगे और कैसा इसका आयोजन करेंगे। कितने वर्षों से ये आयोजन हो रहा है? पिछले 10 वर्षों से आयोजन हो रहा है, ये 11वां वर्ष है। इसके हिसाब से तो ऐसा है कि हमारे समाज के जो लोग पिछड़े हैं और कोविड-19 में जिनकी अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है, तो जोर शोर से इस बार सभी समाजजनों ने कहा है कि हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े यहाँ लाएंगे और समाज का 4 से 5 करोड़ रुपया यहाँ हम बचाएंगे और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े ला करके विवाह को संपन्न कराएंगे। स्थानीय कृषि उपज मंडी में फसलों का पंजीयन नहीं हो पाने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। रोजाना किसानों को अपने पंजीयन के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चना और गेहूं की फसल के पंजीयन के लिए बुरहानपुर कृषि उपज मंडी में केंद्र बनाया गया है, लेकिन किसानों को केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसान 20-22 किलोमीटर से प्रतिदिन आकर अपने पंजीयन करवाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है। इससे किसान अच्छे खासे परेशान है। साहिबराव डोंगरगांव के हैं। 22 दिन से इस केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक पंजीयन नहीं हुआ। इनके अलावा गिरधर प्रजापति 2 फरवरी से प्रतिदिन आकर अपने पंजीयन का इंतजार करते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लग रहा। किसान परेशान हैं, फसलें खराब हो रही हैं। अब किसानों ने शासन से गुहार लगाई है कि इसकी कोई उचित व्यवस्था की जाए। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि सर्वर डाउन चल रहा है। चने के पंजीयन के लिए आए थे, यहाँ सर्वर चलता ही नहीं है, चक्कर खाए जा रहे हैं। कितने दिन से चक्कर खा रहे हैं? 3 तारीख से दे के रखे हुए पेपर। अच्छा, क्या इससे नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों को? नुकसान क्या, बस काम धंधा छोड़ के यहाँ चक्कर खाओ, मैसेज कोई आ नहीं रहे। मैसेज आ रहे हैं तो यहाँ पेपर कंप्लीट सबके देने के बाद में भी अधूरा बता रहे हैं। अब मेरे 5 पंजीयन है, 3 हो गए, 2 का अभी बोले सर्वर डाउन है, उसमें अधूरा, जबकि सब पेपर एक जैसे भर के दिए मैंने। 2 तारीख से दिया हुआ है। मैं रोज़ आ रहा हूँ 15-20 किलोमीटर, यहाँ रोज़ आके जा रहा हूँ काम धंधा छोड़ के। काय का पंजीयन करवा रहे हैं? गेहूँ का पंजीयन। कितना गेहूँ है? वो अपने 7 एकड़। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं? साइज ही नहीं चल रही, बोलते हैं साइज। हमारे दिन के 30 से 40 फार्म आते हैं और 10 पंजीयन हो पाते हैं। क्या कारण है पंजीयन नहीं हो पाने का? सर्वर की प्रॉब्लम है। विगत दिनों समाजजनों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई थी, जिसके बाद रविवार को समाजजनों द्वारा शिकारपुरा क्षेत्र पहुंचकर प्रतिमाओं की साफ सफाई की गई। 2 दिन पूर्व समाजजनों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और कई समाजजनों द्वारा शिकारपुरा थाने के सामने स्थित जीजा माता और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया था, जिसके बाद समाज के युवाओं ने समाज को संदेश देते हुए प्रतिमा को पानी से धोया। प्रतिमा के पास पुराने फूल पड़े हुए थे, उनकी साफ सफाई की गई। इसके बाद प्रतिमा को सूखे कपड़े से साफ कर उस पर पुष्प अर्पित किए गए। समाज के युवा देवेंद्र मराठे, विवेक शाह और उज्ज्वल पाटिल द्वारा सफाई की गई। समाज के युवा देवेंद्र मराठे ने बताया कि हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम त्योहार के साथ साथ हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं के पास साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। 2 दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती पूरे समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाई और यहाँ पर जो अभी फूल हार का जो कचरा पड़ा था वो हमने साफ सफाई करके उसको एक तरफ किया और मूर्ति की सफाई की और समाज को ये संदेश देना चाहते हैं
कि सिर्फ शिव जयंती बनाना या समाज के महापुरुषों की जयंती बनाना और हम जो कचरा करते हैं उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी समाज की है, हम सब लोगों की है। तो अपने कर्तव्यों को कहीं ना कहीं हम भुला रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। खंडवा में बैंक कर्मियों द्वारा सरकार के निजीकरण के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। खंडवा में बैंकों के निजीकरण के विरोध को लेकर एक कैंडल मार्च निकाला गया। घंटाघर चौराहे पर सभी बैंक कर्मी जमा हुए और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। शहर के मुख्य बाजार से नगर निगम तक कैंडल मार्च निकाला गया और निजीकरण का विरोध किया गया। 6 दिवसीय विरोध में शनिवार को बैंक कर्मचारी अधिकारी संगठनों ने केंद्र द्वारा निजीकरण की योजना के विरोध में शनिवार को पंजाब नेशनल बैंक परिसर में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। AIBO के संतोष शर्मा ने बताया कि विरोध में रविवार को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर मार्च में संसद का घेराव करने की चेतावनी दी। APBA खंडवा के उपाध्यक्ष प्रमोद चतुर्वेदी ने बताया कि बैंकों के अधिकारी कर्मचारी सातों दिन जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। बताइए, आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसके पहले भी विरोध कर रहे थे आप, लगातार विरोध चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, हमारे वरिष्ठ साथियों द्वारा बताया गया है, ये विरोध का एक नमूना नहीं है, एक विरोध का हमारा संकेत है और संदेश है। संदेश ये है कि जिस तरह से आप अभी हमारे कोविड-19 का जो दौर चला था 6 महीने का, और 6 महीने में आपने देखा होगा कि सरकारी बैंकों का एक सेवाओं का तरीका बदला हुआ था और जो प्राइवेट बैंकों का तरीका था वो विपरीत था। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक आदेश किए कि जब 10,000 रुपये का स्ट्रीट वेंडर में लोन देना था तो एक जिले का ग्राफ देखा गया तो उसमें सरकारी बैंकों का सर्वोत्तम रहा और प्राइवेट बैंकों का शून्य रहा। ये खंडवा जिले नहीं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का लेवल रहा। अगर ये निजीकरण के दौर में हम जाते हैं तो आम जनता जो आज घर में बैठी हुई है वो नहीं समझ पा रही है कि हमें क्या तकलीफ आएगी। उसे ये लग रहा है कि वास्तव में इनका, चूँकि सरकारी लोग काम नहीं करते हैं, उनके मन में ये भ्रंत फैला हुआ है। लेकिन उनको ये बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट होने के बाद जितने खाते NPA हुए हैं, आप उठा के देखेंगे प्राइवेट बैंकों में NPA का लेवल वो बहुत ही शून्य लेवल पर है। लेकिन सरकारी बैंकों में हम मर्यादापूर्वक जाते हैं और इज्जत से बात करते हैं और निवेदन करते हैं कि भैया पैसा कर दीजिए, भर दीजिए। लेकिन जब प्राइवेट बैंक हो जाएगी ये आपकी सरकारी बैंक, तो वही पूरा NPA खाता किसी प्राइवेट पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा और पूरा पैसा मिल जाएगा और उसकी वसूली इस प्रकार से होगी जो आज हम 100 रुपये में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो हज़ारों में कॉम्प्रोमाइज़ की जाएगी। तो हम आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग इस बात को समझिए। हम नहीं चाहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट, आप चाहते हैं प्राइवेट और सरकारी दोनों का अंतर आपको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। अगर आप विरोध आज नहीं किए, अगर सरकारी को प्राइवेट में कन्वर्ट करते हैं तो आने वाला समय आपके साथ, आपके ज़िंदगी के साथ नहीं, आपके परिवार के साथ बहुत बुरा परिणाम होगा। और हम बैंकर्स आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इस संदेश देने के लिए नहीं, हम आगे चल के लड़ाई लड़े हैं। 69 में हमें राष्ट्रीयकरण मिला हुआ है और 69 राष्ट्रीयकरण को ये तोड़ा जा रहा है, वित्त मंत्री के हठधर्मिता को लेकर के तोड़ा जा रहा है। और आने वाला समय अगर होगा तो हम लोग दिल्ली में कुछ करेंगे और संसद के घेराव करेंगे और जहां भी जिस लेवल पर होगा हमारे यूनियंस पदाधिकारियों द्वारा कॉल किया जाएगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और ये विरोध निरंतर जारी है, ये 6 दिवसीय विरोध है। हमारा पूरा मार्च 15-16 मार्च को स्ट्राइक पर हम लोग रहेंगे। पूरा देशव्यापी हड़ताल है जिससे पूरी जनता प्रभावित होगी। 2 दिन के स्ट्राइक से लगभग 5 दिवसीय बैंक बंद रहेगी जिससे आम जनता को पूरी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिला छिंदवाड़ा में परासिया विधायक द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन का भूमि पूजन सड़क पर ही करना पड़ा। इस कार्यक्रम के लिए विधायक को उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आने से रोक दिया गया था। जिला छिंदवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासिया के गेट के बाहर ही विधायक सोहन लाल वाल्मीकि को स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन का भूमि पूजन करना पड़ा। दरअसल परासिया विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अस्पताल उन्नयन को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम होना था, जिसके लिए विधायक सोहन लाल वाल्मीकि और कांग्रेसी पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन के लोगों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इस दौरान अस्पताल के सामने गर्मा गर्मी का माहौल हो गया और पुलिस और कांग्रेस आमने सामने हो गए और धक्का मुक्की भी हुई। परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि द्वारा अस्पताल के गेट के बाहर ही सड़क पर ही भूमि पूजन करके लौटना पड़ा। इस दौरान जनपद अध्यक्ष रईस खान, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष जमील खान, जनपद पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा, वीर बहादुर सिंह, आशीष सिकंदरपुरकर, बसंत मालवी, ललित सूर्यवंशी, प्रतिभा सोनी,
सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। आज परासिया स्वास्थ्य केंद्र का हम लोगों ने यहाँ पर भूमि पूजन किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान ये 100 बिस्तर का उन्नयन अस्पताल का स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसकी 14 करोड़ रुपए लागत है भवन की और 1 करोड़ 77 लाख रुपए उपकरण के लिए है। और आज हमने यहाँ भूमि पूजन किया, क्योंकि भूमि पूजन हमने यहाँ पर गेट पे इसलिए किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पूरा प्रशासन था और उस प्रशासन के कारण यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया, हम सबको रोका गया, हमको बलपूर्वक रोका गया। हम यहाँ पर अंदर आना चाहते थे परंतु बलपूर्वक रोका गया, लाठी लड़ाई गई, यहाँ पानी फेंकने का प्रयास किया गया, धक्का मुक्की किया प्रशासन ने, पुलिस ने, जबकि हम साधारण रूप से यहाँ पर आए थे। तो निश्चित रूप से जिस तरीके के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, कलेक्टर, वो भाजपा की काम कर रहे हैं, भाजपा का झंडा लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो उनका मूल काम है वो नहीं कर रहे हैं और हम कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। मैं यहाँ पर विधायक को मेरा अधिकार है, मेरा प्रोटोकॉल बोलता है कि भूमि पूजन मैं करूँ, स्वीकृति हम कराएं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे उस समय हमने कराया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर यहाँ फर्जी तरीके से भूमि पूजन करके चले गए। प्रशासन उनको नहीं रोक रहा, उन पे FIR नहीं कर रहा, उन पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जो हमारा अधिकार है हम पे कार्रवाई कर रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं पर लट चलाया जा रहा है, उनको बलपूर्वक हटाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके की कार्रवाई से हम लोग डरने वाले नहीं और इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। आने वाले समय में प्रशासन इस बात को सचेत हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम ना करे, जो सच है वो सच्चाई पे चले और सच्चाई का रास्ता अपना के जनहित में काम करें। हम सब लोग उसी जनहित में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जिला छिंदवाड़ा में लंबे समय के बाद नागपुर डेमू ट्रेन के शुरू होने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। जिला छिंदवाड़ा को नागपुर इतवारी ट्रेन की सौगात मिली है, जिसके चलते लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ट्रेन चालू होने पर स्टेशन पर पहुंचकर जश्न मनाया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ट्रेन चालू होने की उपलब्धियों को अपने अपने नेताओं को श्रेय दे रही हैं। लगभग 6 सालों से बंद छिंदवाड़ा नागपुर छोटी लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने में काफी लंबा समय लगा। कुछ दिन पूर्व मालगाड़ी दौड़ाकर इस रूट को चालू करने के संकेत मिले थे, जिसके बाद आज छिंदवाड़ा जिले के लिए एक दिन ऐतिहासिक हो गया है। छिंदवाड़ा से नागपुर इतवारी तक चलने वाली इस बहुप्रतीक्षित ट्रेन का लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रोजाना हजारों लोग कार और अन्य माध्यमों से नागपुर पहुंचते हैं। ट्रेन लंबी और ज्यादा डिब्बे होने से अब पहले की अपेक्षा काफी यात्री यात्रा कर पाएंगे। आज 250 यात्रियों ने टिकट खरीदा। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। ये जो आज ट्रेन इतवारी नागपुर से छिंदवाड़ा आई है, उसका हम सब कांग्रेस जन हार्दिक स्वागत करते हैं। ये सब लोगों को विदित है कि इस ट्रेन की शुरुआत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास माननीय कमलनाथ जी ने किए और इसका शिलान्यास भी कमलनाथ जी के द्वारा किया गया। ये ट्रेन जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन में चालू हुई है, परंतु यदि इसका श्रेय किसी को जाता है तो माननीय कमलनाथ जी को जाता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार इसके लिए फंड जो है माननीय कमलनाथ जी लाते रहे हैं और उसी के कारण इस ट्रेन की प्रगति हुई थी। इसके अलावा आप देखें कि जो हमारी पहले ट्रेन परासिया तक आती थी, परासिया से यहाँ नहीं आती थी, परासिया से छिंदवाड़ा ट्रैक बनवाने में कमलनाथ जी ने अहम भूमिका निभाई। स्वर्णिम अवसर है। नागपुर से छिंदवाड़ा ब्रॉडगेज आज प्रारंभ हुई, पहली ट्रेन आज छिंदवाड़ा में आई और इसके लिए मैं इसका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का, अनुसुईया जी का, माननीय स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा जी का, क्योंकि इस ट्रेन को शुरुआत कराने का श्रेय अगर किसी को है तो सुंदरलाल जी पटवा को है। जब वो छिंदवाड़ा के सांसद थे, उन्होंने रेल संसद के अंदर में इस विषय को उठाया। रेल मंत्री रामविलास पासवान जी ने उस समय संसद के अंदर में स्वीकृति दी और भूमि पूजन का कार्यक्रम नागपुर के अंदर हुआ। माननीय पटवा जी उसमें थे। सर, आज छिंदवाड़ा से इतवारी, छिंदवाड़ा से लेकर इतवारी तक पहली ट्रेन शुरू हुई है। इससे पहले छिंदवाड़ा से इतवारी अंतिम ट्रेन 31 अक्टूबर 2015 को गई थी। तब से 5 साल के लंबे इंतजार के बाद में आज ये ट्रेन शुरुआत हुई है। जिले वालों को, हमारे मध्य क्षेत्र के छिंदवाड़ा के वासियों को एक नई सौगात मिली है आज।